नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, वो है समझिए.com। खाड़ी युद्ध को लेकर आज का सवाल बड़ा है। आज समझिए.com पर इसी बात की मैं आपको जानकारी देने वाली हूं कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के बड़े हमले करने के दावे के बाद अपने पैर पीछे खींच लिए। सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी हथियार की सीमाओं से बन सकती है? क्या ईरान ने ऐसा दबाव बना दिया कि अमेरिका को अपने कदम रोकने पड़े, या फिर यह फैसला केवल सैन्य गणित और रणनीतिक मजबूरी का नतीजा है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़े सैन्य हमले को फिलहाल रोकने का फैसला क्यों किया? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को चेतावनी दी कि यदि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर नई कार्रवाई शुरू की गई तो अमेरिका के पास मौजूद पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार तेजी से घट सकता है। यही मिसाइलें अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्रंप प्रशासन को सिर्फ मिसाइल की कमी नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय युद्ध खाड़ी देशों पर ईरानी जवाबी हमलों, वैश्विक ऊर्जा संकट और शरणार्थी के संकट की आशंका भी सता रही है। यही वजह है कि फिलहाल बड़े हमले की योजना पर रोक लगा दी गई है। समझिए.com में आज इसी को समझेंगे और इस मुद्दे पर गहन विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, सुपर पावर का गेम समझते हैं। सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका क्या एक क्षेत्रीय ताकत के सामने अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो गया है? व्हाइट हाउस के गलियारों से लेकर पेंटागन के वार रूम तक आज एक ही सवाल गूंज रहा है, वो ये है कि मिसाइलों की गड़गड़ाहट और विनाशकारी हमलों की धमकियों के बीच अचानक छाई यह खामोशी क्या डर का नतीजा है? जिस ट्रंप के एक इशारे पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं पलक झपकते ही किसी देश को राख के ढेर में तब्दील करने का दम भरती थी, वहीं ट्रंप आज ईरान पर बटन दबाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है। दरअसल अमेरिकी हथियारों के सीमित भंडार और लंबा युद्ध छिड़ने के जोखिम ने वॉशिंगटन को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सैन्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि लंबे संघर्ष ने अमेरिकी मिसाइल भंडार पर भारी दबाव डाला है और इन्हें दोबारा भरने में कई वर्ष लग सकते हैं। बड़े सवाल देखिए क्या है, चलिए ये समझते हैं। क्या ट्रंप लंबे समय चलने वाले युद्ध से परेशान हो गए? क्या लंबा युद्ध नहीं झेल पाएगा अमेरिका? ईरान की ताकत या अमेरिकी मजबूरी? देखिए पूरी जियोपॉलिटिकल पड़ताल। तो क्या ट्रंप पीछे हटे या केवल अगली चाल चलने से पहले एक सामरिक विराम है ट्रंप का? यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है कि ट्रंप क्या पीछे हटे हैं या कुछ बटन दबने वाला है उसके पीछे? ये ड्रामा है, ये नौटंकी है ट्रंप का। एक महाशक्ति के पास हथियारों का विशाल जखीरा होता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे दर्शकों कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना के पास अपने रक्षा कवच की कमी हो गई है? मैं बात करूं अमेरिका के। जी हां, यही वजह सबसे सनसनीखेज सच है जो पेंटागन के गलियारों से छनकर बाहर सामने आ चुका है। खबर है अमेरिका के पास अपनी सबसे भरोसेमंद वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट की इंटरसेप्टर मिसाइलों का गंभीर टोटा पड़ गया है। क्या इसी एक तकनीकी और सैन्य कमी ने अमेरिका के हाथ बांध दिए? आखिर अमेरिका का यह अभेद्य माने जाने वाला सुरक्षा कवच खाली कैसे हो गया? आइए जानते हैं इस कमी के पीछे का पूरा सच। अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, जो दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। लेकिन हालिया रक्षा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पेंटागन के पास इस समय पैट्रियट सिस्टम की PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का बेहद लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है। इस कमी की सबसे बड़ी वजह है पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने दुनिया भर के अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में अपनी इन बेशकीमती मिसाइलों की भारी आपूर्ति की है। लगातार जारी वैश्विक तनाव के कारण अमेरिका मिसाइल भंडार पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका की रक्षा कंपनियां इतनी तेजी से इन मिसाइलों का निर्माण नहीं कर पा रही है जितनी तेजी से इनकी खपत हो रही है। एक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल को बचाने में महीनों का समय और लाखों डॉलर का खर्च आता है। ईरान के मामले में ये कभी अमेरिका के लिए बेहद घातक साबित हो सकती थी। ईरान के पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो जवाब में ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइल की बौछार यानी कि सैचुरेशन अटैक करता है।
इस तरह के हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका को हजारों पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत पड़ती है। पेंटागन के अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ चेतावनी दी थी कि अगर हमारे पास पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं होंगी तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उनके रडार सिस्टम पूरी तरीके से असुरक्षित हो जाएंगे। ईरान की मिसाइल आसानी से अमेरिकी सुरक्षा कवच को भेदकर तबाही मचा सकती है। शायद इसी कड़वे सच और रक्षा भंडार में आई इस भारी गिरावट को देखते हुए अमेरिका को ईरान पर हमला करने का अपना फैसला फिलहाल टालना पड़ा। यानी कि अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों के कमी होने के कारण ईरान पर अटैक करने की रणनीति को पीछे खींच लिया। आगे बढ़ते चलिए। ईरान के पिछले कुछ दशकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को इस तरह से तैयार किया है कि उस पर अटैक करना किसी भी देश के लिए आफत का सबब है। ईरान की भूमिगत मिसाइल सिटीज, हजारों की तादाद में मौजूद घातक ड्रोन्स, अत्याधुनिक सटीक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सर का दर्द है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को भली भांति अंदाजा है कि यदि ईरान पर एक भी बड़ा हमला हुआ तो उसका जवाब केवल तेहरान से नहीं आएगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले उसके सहयोगी समूह अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना लेंगे। इसके अलावा क्या होगा? फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान का नियंत्रण अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर यह समुद्री रास्ता बंद होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी और दुनिया भर में आर्थिक भूचाल आ जाएगा। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध का मतलब सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी अंतहीन दलदल बन जाएगा जिससे बाहर निकलना अमेरिका के लिए नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट पर चलिए बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है अमेरिकी जनरल इस बात को लेकर बेहद टेंशन में है। ईरान के पास मौजूद वायु रक्षा प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक अमेरिकी विमानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि जब हमला करने की पूरी योजना तैयार थी तब भी अंतिम क्षणों में ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस फैसले ने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या महाशक्ति अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है और ईरान जैसे देश उसे अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यानी कि ईरान ने क्या अमेरिका को झुका दिया। अब हम ऐसा हमला करेंगे जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तमाम ड्रामेबाजी आपने देखी होगी 4 दिन पहले की। ये गर्जना थी अमेरिका के राष्ट्रपति की, जो मैंने कहा 4 दिन पहले की, लेकिन महज कुछ ही घंटों के भीतर इस भीषण हुंकार की हवा निकल गई। दावे बड़े बड़े थे, युद्धपोतों को तैनात कर दिया गया था, फाइटर जेट्स की तैनाती थी, इंजन चालू थे, मिसाइलों के टारगेट सेट थे। अमेरिका ने पिछले कई दिनों से ईरान के खिलाफ जो माहौल बनाया उससे लग रहा था कि मध्य पूर्व में महायुद्ध की शुरुआत बस कुछ ही मिनटों में की दूरी पे है। लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आया दर्शकों, तो वॉशिंगटन की तोपें शांत पड़ गईं। इस अचानक आए बदलाव के पीछे कई ऐसी परतें हैं जो अमेरिकी प्रशासन की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करती है। सबसे पहली वजह क्या है? ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के रक्षात्मक घेरे को जितना कमजोर समझा था वह उससे कई ज्यादा मजबूत निकला। पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अंतिम समय में यह संकेत दिया कि ईरान पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई इतनी भीषण होगी कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी दूतावास, तेल भंडार, सैन्य बेस कुछ ही घंटों में तबाह हो जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह क्या है? अमेरिका के अपने सहयोगी देशों ने इस हमले में उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। खाड़ी के कई देश जो अमेरिका के पारंपरिक मित्र माने जाते थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। अब हुआ क्या कि ईरान का पहला बदला उनके तेल कुओं और शहरों को निशाना बनाएगा। ट्रंप के लिए यह बेहद स्थिति असहज करने वाली बन गई। एक तरफ अपने देश में मजबूत नेता दिखने की होड़ और दूसरी तरफ युद्ध में मैदान में संभावित भारी तबाही का खौफ। आखिरी वक्त में सैन्य सलाहकारों ने राष्ट्रपति को समझाया कि बिना पूरी तैयारी करने और क्षेत्रीय समर्थन के यह हमला आत्मघाती आपके लिए साबित हो सकता है। नतीजतन जिस राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटा, उन्हें चुपचाप हमले की योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका का ढिंढोरा ये फुस साबित हो गया। ईरान के चक्रव्यूह में उलझा अमेरिका। चलिए इस पर अब गौर फरमाते हैं कि ईरान के चक्रव्यूह में अमेरिका कैसे उलझ गया। शतरंज की बिसात पर एक सही चाल कैसे बाजी पलट देती है। ईरान ने जो दाव चला उसे ट्रंप की पूरी वॉर बुक ही बदल गई। वॉशिंगटन के नीति नियंताओं का
मानना था कि ईरान पर अत्यधिक आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर उसे समझौते की मेज पर लाया जा सकता है। यह ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर यानी अत्यधिक दबाव बनाने वाली पुरानी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका की इस चाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया। ईरान ने सीधे टकराव में जाने के बजाय क्या किया, एक बहुस्तरीय सुरक्षा और हमलावर चक्रव्यूह तैयार किया, जिसने अमेरिकी रणनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईरान ने सबसे पहले अपनी असममित युद्ध कला यानी कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत को उभारा। इसका मतलब क्या था? सीधे अमेरिकी विमानों से टकराने की बजाय ईरान के हजारों रास्ते सुसाइड ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल और अपनी कुड्स फोर्स के जरिए पूरे इलाके में अमेरिका की घेराबंदी कर दी। ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि अगर वॉशिंगटन ने एक ऐसी मिसाइल दागी तो ईरान की तरफ से 100 मिसाइलें एक साथ छूटेंगी, जिन्हें रोकना किसी भी वायु रक्षा प्रणाली के बस की बात नहीं होगी। इस आक्रामक रक्षात्मक रुख ने ट्रंप प्रशासन को अगली अपनी योजना पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब हुआ क्या? अमेरिकी युद्ध रणनीतिकारों को एहसास हो गया कि पारंपरिक तरीके से अब ईरान पर काबू पाना संभव नहीं है। ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को पहाड़ों से इतने अंदर गहराई में छिपा रखा था कि उन्हें सामान्य बमबारी से नष्ट करना इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, आपको बताती चलूं, ईरान ने रशिया और चीन के साथ अपने कूटनीतिक और सैन्य संबंधों को इतना मजबूत कर लिया है कि अमेरिका के लिए उस पर अकेला हमला करना एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को इनवाइट करना होगा। ट्रंप की रणनीति यह थी कि ईरान भरकर डरकर बातचीत की भीख मांगे, लेकिन तेहरान के बेखौफ रवैये ने उल्टा अमेरिका को ही बेवकूफ पर बैकफुट पर, माफ कीजिएगा, ढकेल दिया। आज स्थिति यह है कि वॉशिंगटन अपनी रणनीति को नए सिरे से लिखने पर मजबूर है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर खेल को आगे लगातार बढ़ाकर रख रहा है। यानी कि अमेरिका को झुकने के लिए ईरान ने मजबूर कर दिया। आखिर वक्त में क्यों रखा हमला? चलिए इस पर हम बात करना चाहेंगे समझिए.com में। ट्रंप ईरान पर सबसे बड़े हमले की बात करते आ रहे हैं, लेकिन ईरान पर बड़ा सैन्य अटैक करने का मतलब हो सकता है मध्य पूर्व में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजाना। कहा जा रहा है हमले के आखिरी पलों में रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने जो डैमेज असेसमेंट यानी संभावित नुकसान की रिपोर्ट रखी, उसने पूरे प्रशासन के रोंगटे खड़े कर दिए। इस गोपनीय रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि अमेरिका का यह हमला ईरान को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो तबाही मचाएगा उसकी कीमत अमेरिका सालों तक चुकाता रहेगा। पेंटागन के विश्लेषकों का अनुमान था दर्शकों कि ईरान के पास मौजूद फत्ताह और खैबर शेखान जैसी हाइपरसोनिक और उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, खाड़ी में मौजूद हैं। अमेरिकी विमान वाहकों और कतर, बहरीन तथा इराक स्थित अमेरिकी सैन्य बेस को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। इन हमलों में हजारों अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की आशंका जताई गई। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव के मुहाने पर या अपने कार्यकाल में सैकड़ों ताबूतों को देश वापस आते देखना राजनीतिक आत्महत्या के समान था। इसके अलावा ईरान के पास यह क्षमता है कि वह एक साथ दर्जनों नौसैनिक माइंस और सुसाइड बोट्स के जरिए हॉर्मुज की खाड़ी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे। इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी, जिसने पूरी दुनिया में भीषण मंदी आ सकती थी। इन तमाम कारकों के साथ साथ ये डर भी था कि यह संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, इससे आगे बढ़ सकता था। यानी कि अपने लोगों को ताबूत में वापस देश आता ट्रंप साहब नहीं देख सकते थे। रणनीतिक चाल या मजबूरी? चलिए इस पर अब मैं बात करने वाली हूं। राजनीति और युद्ध में जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या ट्रंप का ईरान पर हमले के पीछे हटना वास्तव में उनकी कोई मजबूरी है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? क्या वॉशिंगटन ने ईरान को धोखे में रखने के लिए ये रणनीतिक चाल चली है? सैन्य विश्लेषकों का ये वर्ग ऐसा भी है जो ट्रंप की इस कदम को अमेरिका की कमजोरी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल मान रहा है। जब कोई महाशक्ति सार्वजनिक रूप से यह संदेश देने लगे कि वह कमजोर है, उसके पास हथियारों की कमी है, तो अक्सर इसके पीछे कोई गहरा रणनीतिक मकसद छुपा होता है। संभव है कि अमेरिका ईरान को इस मुकालते में रखना चाहता है कि वह अभी हमले के मूड में नहीं है, कैपेबल नहीं है। इस रणनीति का पहला उद्देश्य ईरान को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में ढील देने पर मजबूर करना हो सकता है। जब दुश्मन को लगता है कि खतरा टल गया, तब वह अपनी सतर्कता कम कर देता है, और यही वक्त होता है जब गुप्त या अप्रत्याशित हमले किए जाते हैं। अमेरिका सीधे तौर पर मिसाइल दागने के बजाय अब ईरान के खिलाफ शैडो वॉर यानी गुप्त युद्ध को तेज कर सकता है। इससे ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर स्टैक्सनेट जैसे विनाशकारी साइबर हमले करना, ईरान के शीर्ष वैज्ञानिकों या सैन्य कमांडर को निशाना बनाना, इसके साथ देश के भीतर असंतोष फैलाकर अंदरूनी तख्तापलट की कोशिशें शामिल हो सकती है। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि सीधे युद्ध में उसे भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वह ईरान को अंदर से खोखला करने की रणनीति पर काम कर सकता है। इसके अलावा
यह समय अमेरिका को अपने सैन्य संसाधनों को फिर से व्यवस्थित करने और खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियों को तैनात करने का मौका भी देता है। ट्रंप इस समय का इस्तेमाल अपने यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो ईरान के और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा सके। इसलिए ट्रंप के पीछे हटने को ईरान की अंतिम जीत मान लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यह हो सकता है कि अमेरिका केवल वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो अब अमेरिका हो सकता है कि ड्रामा कर रहा हो कि इसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाए, ये कुछ जानकारों का कहना है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि क्या अमेरिका की तैयारियों में कमी थी। अमेरिका जब भी किसी देश पर अटैक करता है तो उसकी रणनीति महीनों की योजना, रसद की निर्बाध आपूर्ति और पूर्ण सैन्य प्रभुत्व पर आधारित होती है। लेकिन ईरान के मामले में ट्रंप प्रशासन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था उसमें रणनीतिक गहराई की सख्त कमी देखी गई। पेंटागन के वरिष्ठ रणनीतिकारों का मानना था कि ईरान के खिलाफ युद्ध का दायरा इतना बड़ा और जटिल है कि इसके लिए जिस स्तर की तैयारी चाहिए थी वह फिलहाल खाड़ी क्षेत्र में मौजूद नहीं थी। किसी भी लंबे चलने वाले युद्ध के लिए लाखों टन ईंधन, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स, चिकित्सा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास खाड़ी में अपने ठिकानों पर इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन मौजूद नहीं थे जो हफ्तों तक चलने वाले भीषण युद्ध को सामना कर सके। इसके अलावा अमेरिका की CID और अन्य खुफिया एजेंसियां ईरान के अंदरूनी सैन्य बुनियादी ढांचों का सटीक नक्शा तैयार करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। अब ईरान ने अपने अधिकांश महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों को गहरी सुरंगों और पहाड़ों के नीचे स्थापित कर रखा था। इन पर पारंपरिक बमबारी का कोई असर नहीं है। अब अमेरिका के पास इन अंडरग्राउंड बंकर्स को तबाह करने वाले विशेष बमों और उन्हें ले जाने वाले भारी बॉम्बर्स की पर्याप्त तैनाती उस समय क्षेत्र में नहीं थी। एक और बड़ी कमी ये रही कि अमेरिका नौसेना के पास ईरान की स्वार्म ड्रोन और माइन वॉरफेयर तकनीक का तत्काल कोई प्रभावी तोड़ नहीं था। ईरान छोटी छोटी सैकड़ों नावें के जरिए एक साथ हमला करने में माहिर है और आपको बताएं कि जिससे अमेरिकी युद्धपोत बेहद संवेदनशील हो जाते। कहा जा रहा है कि इन तमाम तकनीकी, खुफिया और लॉजिस्टिक कमियों को देखते हुए अमेरिका सैन्य कमान ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि इस आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरना एक त्रासदी को न्योता देने जैसा होगा। यानी कि अगर एक्सपर्ट्स ने यह कहा है तो इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पूर्वी यूरोप के युद्ध मैदान में रूस को उलझाए रखने के लिए अमेरिका नीति अब खुद उसकी गले की हड्डी बन गई है। जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी सबसे अत्याधुनिक मिसाइलें, तोपें, गोला बारूद और वायु रक्षा प्रणालियां बिना सोचे समझे दे दी। वॉशिंगटन ने कीव को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता भेजी, यह सोचकर कि उसके अपने भंडार कभी खाली नहीं होंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट हुआ। हकीकत में क्या हुआ? यूक्रेन को दिए गए विशाल सैन्य पैकेज का सीधा असर अमेरिका की अपनी युद्ध तत्परता पर पड़ा। पैट्रियट मिसाइलें, नौसाम से सुरक्षा प्रणालियों और लाखों की संख्या में 155 mm के आर्टिलरी सेल्स यूक्रेन के मैदानों में इस्तेमाल हो चुके हैं। जब ईरान के साथ तनाव चरम पर पहुंचा और पेंटागन ने अपने मिसाइल और बारूद के स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया दर्शकों, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। क्या हुआ? अमेरिका के पास इतना स्टॉक ही नहीं बचा था कि वह एक साथ यूरोप में यूक्रेन की मदद जारी रख सके और मध्य पूर्व में ईरान के साथ एक नया और भीषण युद्ध लड़ सके। अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि अमेरिका एक साथ 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर युद्ध करने की अपनी पारंपरिक क्षमता खो चुका है। अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है, वहां अपनी बची कुची इंटरसेप्टर मिसाइलें और गोला बारूद झोंक देता है, तो क्या होगा? यूरोप में यूक्रेन का मोर्चा पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता और रूस को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती। जिसके अलावा चीन भी प्रशांत महासागर में अमेरिका की इस कमजोरी पर नजर बना के रखा हुआ है। ट्रंप प्रशासन को यह एहसास हो गया कि यूक्रेन में अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए अमेरिका के पास ईरान के निपटने के लिए आवश्यक सैन्य गहराई नहीं बची है। इस प्रकार यूक्रेन की मदद करने की जिद में अमेरिका को रणनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया गया कि उसे ईरान के सामने अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। यानी कि इससे देखिए टेंशन जो है केवल ईरान और अमेरिका के नहीं, अब यूरोप भी इसमें शामिल है। अब चलिए आपको मैं बताने वाली हूं समझिए.com में कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका घरेलू जन समर्थन होता है। लेकिन इस समय अमेरिका के भीतर का राजनीतिक और सामाजिक माहौल युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका प्रथम का नारा देकर सत्ता हासिल की थी, इस पर अब उनकी अपनी ही जनता और समर्थक उनसे सवाल उठा रहे हैं। वे विदेशी सरहदों पर जंग छेड़ने में अमेरिका संसाधन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अमेरिकी जनता वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान अंतहीन युद्धों का दर्द नहीं भूली है। उन युद्ध में हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई और $1 ट्रिलियन स्वाहा हो गया, लेकिन अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ। आज का आम अमेरिकी नागरिक ट्रंप से सवाल पूछ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी
और खस्ता हाल देश के बुनियादी ढांचे से परेशान हैं। ऐसे में ईरान पर एक नया युद्ध थोपने का फैसला जनता के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद के भीतर भी ट्रंप के इस रुख का तीखा विरोध हो रहा था। डेमोक्रेट्स के साथ खड़े रिपब्लिकन सांसदों ने भी साफ कर दिया कि वे बिना संसदीय मंजूरी के ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन वो नहीं करने वाले। सांसदों को यह डर था कि इस युद्ध का सीधा असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा और जनता उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसके अलावा अमेरिका के भीतर विभिन्न शांति संगठन और पूर्व सैनिकों के यूनियनों ने भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। मीडिया और ओपिनियन पोल्स में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में तेजी से गिरावट है। ट्रंप एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वे एक अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वे देश के भीतर लोकप्रिय नहीं रहे तो विदेश में उनकी महाशक्ति वाली छवि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। संभव है कि एक चौतरफा इस राजनीतिक और सामाजिक दबाव ने ट्रंप को अपने युद्ध प्रेमी इरादों को दबाने और ईरान पर हमले से पीछे हटने के लिए मजबूर करके रख दिया है। यानी कि ट्रंप की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है। क्या आर्थिक दबाव से ट्रंप परेशान? इस पर चलिए जानकारी मैं दूंगी। युद्ध केवल गोलियों और बमों से नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों से लड़े जाते हैं। आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है जैसी 90 के दशक में गल्फ वॉर के समय थी। इस समय अमेरिका पर $34 ट्रिलियन से अधिक का अभूतपूर्व राष्ट्रीय कर्ज है। देश की आर्थिक साख पर लगातार खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वॉशिंगटन का बजटीय घाटा साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अमेरिका अर्थव्यवस्था इस समय भारी वित्तीय झटके को झेलने की यहाँ पर तैयारी में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि अमेरिका बड़ा हमला करता है तो उसे अपने घरेलू कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के बजट में भारी कटौती करनी पड़ती, जिससे देश के भीतर आर्थिक कोहराम मच जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक डर कच्चे तेल की कीमतों को लेकर था। ईरान दुनिया के सबसे प्रमुख तेल उत्पादकों क्षेत्र में मुहाने पर बैठा है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। युद्ध शुरू होते ही ईरान इस रास्ते को पूरी तरह बाधित कर देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक $150 प्रति बैरल के पार पहुंच जाती है। तेल की कीमतों में इस अभूतपूर्व उछाल का सीधा असर अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता। इससे अमेरिका में पहले से ही बेकाबू महंगाई दर आसमान छूने लगती है और पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक भीषण मंदी के दौर में ढकेली जाती है। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े निवेशकों और आर्थिक सलाहकारों ने ट्रंप को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि ईरान पर हमला अमेरिकी शेयर बाजार को तबाह करके रख देगा। इन आर्थिक चेतावनियों ने ट्रंप के फैसले पर सबसे बड़ा ब्रेक लगा दिया। इसलिए ईरान ने युद्ध तो जारी है, लेकिन ट्रंप संभलकर कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप को चेताया गया कि यहां पर डॉलर का नुकसान हो रहा है, हम जाएंगे, हमला करेंगे, वापस जाएंगे। अमेरिका इतिहास गवाह है कि जब भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश पर हमला किया है ना, तो उसने यही सोचा। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि अमेरिकी सेनाएं जहां भी गई वहां दशकों तक दलदल में फंसी रही। इराक, अफगानिस्तान इसका जीता जागता सबूत है। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक फंसा रहा और अंततः उसे भागना पड़ा। इराक में भी अमेरिका एक बार घुसा तो सालों तक वहां हिंसा और अराजकता का नंगा नाच चलता रहा। ईरान का मामला इराक या अफगानिस्तान से कई ज्यादा जटिल और खतरनाक है। ईरान का क्षेत्रफल इराक से 3 गुना बड़ा है, उसका भूगोल बेहद दुर्गम है, पहाड़ी है और उसकी आबादी लगभग कितनी है? 9 करोड़, जो देशभक्ति के जज्बे से लबरेज हैं। इसके अलावा ईरान के पास एक संगठित, प्रशिक्षित, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना है। पेंटागन के युद्ध सिमुलेशन यानी वॉर गेम्स ने साफ कर दिया कि ईरान पर केवल हवाई हमलों से बात नहीं बनेगी। अगर अमेरिका ईरान का शासन बदलना चाहता है या उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना चाहता है तो उसे अपनी थल सेना यानी ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान की धरती पर उतारना पड़ेगा। और जैसे ही अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखते हैं, वे एक ऐसी गुरिल्ला वारफेयर में फंस जाएंगे जहां से जिंदा निकलना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए अभी तक अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाया। ट्रंप अपने चुनावी भाषणों में हमेशा एंडलेस वॉर यानी कभी न खत्म होने वाले युद्ध को खत्म करने की बात करते हैं। वे इराक और अफगानिस्तान युद्धों को अमेरिका की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल बताते हुए आए हैं, लेकिन वे खुद ईरान के साथ एक और अंतहीन युद्ध में फंस गए हैं। ट्रंप को एहसास है कि ईरान में घुसना तो आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलना कोई एग्जिट प्लान अमेरिका के पास नहीं होगा। भले ही अमेरिका लगातार हमला करता रहा, लेकिन बहुत बड़ा हमला करना आसान नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर स्थितियां जो है वो अमेरिका के लिए जटिल है। अब चलिए एक और जानकारी। किसी भी सैन्य अभियान की सफलता
इस बात पर निर्भर करती है कि आपका विजन ऑफ विक्ट्री यानी जीत का मापदंड क्या है। सैन्य रणनीतिकारों का विश्लेषण है कि ईरान के पास होम एडवांटेज यानी अपनी सरहद में लड़ने की बहुत बड़ी ताकत है। ईरान की जनता सरकार के भले ही किसी बात पर नाराज हो, लेकिन जब विदेशी हमले की बात आती है तो पूरा देश एकजुट होकर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसे में अमेरिका के लिए ईरान को अंदर से तोड़ना नामुमकिन है। अब दर्शकों, इसके अलावा ईरान की सैन्य रणनीति अमेरिका को हराने के लिए बनी ही नहीं है। उसकी रणनीति अमेरिका को इतनी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करने की है कि अमेरिका खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाए। इसे कॉस्ट इम्पोजिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। ईरान जानता है कि वह अमेरिका के सभी युद्धपोतों को नहीं डुबो सकता, लेकिन अगर वह एक भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर को नुकसान पहुंचा दे या कुछ 100 अमेरिका सैनिकों को मार गिराए तो अमेरिका के भीतर हाहाकार मच जाएगा। ट्रंप और उनके जनरल को यह कड़वी सच्चाई समझ आ गई है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को जीत की अनिश्चितता दिख रही है। यह ट्रंप के लिए बड़ा धर्म संकट है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका अपने नागरिकों की जान को नहीं खोना चाहता। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा कैसे, चलिए इस पर आते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपनी धौस जमाने के लिए दर्जनों विशाल सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। कतर में अल उदेद एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा और इसका तथा इराक तथा सीरिया में मौजूद तमाम छोटे बड़े बेस अमेरिका की सैन्य ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में यदि बेस अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, अब क्या होगा? ईरान का भूगोल ऐसा रहा है कि खाड़ी की ये तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसकी कम दूरी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की सीधी मारक क्षमता के भीतर आते हैं। ईरान की तहते यहाँ पर जंग में आगे क्या होगा? ट्रंप का बड़े हमले से पीछे हटना इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि मध्य पूर्व में शांति बहाल हो जाएगी। ये केवल एक अस्थायी ठहराव यानी पॉज बटन दबाने जैसा है। अमेरिका और ईरान के बीच बुनियादी मतभेद, दुश्मनी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास इतना गहरा गया है कि इसे केवल एक हमले को टाल देने से खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? सबसे पहले संभावना यह है कि सीधे सैन्य टकराव के बजाय अब प्रॉक्सी वार यानी कि यहां पर छद्म युद्ध और ज्यादा हिंसक रूप से लेगा। और इसी के साथ कुल मिलाकर अगर हम देखें तो समझिए.com में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की कि अमेरिका अभी कमजोर है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ईरान ने लगातार हुंकार भरी कि हम अमेरिकी सैनिकों की जान लेंगे अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो। समझिए.com में फिलहाल मेरे साथ आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।